जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज है आपका 14 अगस्त को आपका एसएससी CHSL का एग्ज़ाम था, जो कि आपका सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है समाप्त हो गया है। तो सेकेंड शिफ्ट में आपके GK/GS के क्वेश्चन से क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, देखिए पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया था। बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध है आपका किस वाद्य यंत्र से है। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खां की बात करेंगे दोस्तों, तो इनका जो संबंध है शहनाई वाद्य यंत्र से है, तो शहनाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके असली नाम की बात करेंगे तो कमरुद्दीन खान दोस्तों इनका असली नाम था, एवं 2001 में इन्हें क्या दिया गया था, तो भारत रत्न दिया गया था। इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, 2001 में भारत रत्न दिया गया था। 1961 में आपका पद्मश्री अवार्ड इन्हें दिया गया था। इसके अलावा आपका 1968 में आपका पद्म विभूषण दिया गया था। इसके अलावा पद्म विभूषण आपका 1980 में इन्हें प्रदान किया गया था। साथ में 1950 में जब भारत अपना पहला गणतंत्र दिवस मना रहा था, उस समय लाल किला पर दोस्तों शहनाई जो बजाए थे आपके यही बिस्मिल्लाह खां ने ही बजाए थे। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि SSC 2023 में जितने भी एग्ज़ाम अभी कंडक्ट हुए हैं, ठीक है, चाहे आपका SSC CGL का हो 39 शिफ्ट में हो, MTS 2022 का आपका 57 शिफ्ट में, CHL 2022 वाला 36 शिफ्ट में, या CHL 2023 आपका जो चल रहा है, जितने शिफ्टों में भी एग्जाम कंडक्ट होगा सभी का PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए 2 व्हाट्सएप नंबर में से किसी पर संपर्क कर सकते हैं। सभी प्रश्नों के साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि किसी भी एग्ज़ाम में जो SSC करवाता है 50 से 60% जो क्वेश्चन है आपका मोस्टली रिपीटेड ही आता है। ठीक है, तो इसमें आपको GK/GS करंट अफेयर्स के प्रश्न मिलेंगे मात्र 59 रुपये में। तो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा और भी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया फ्रेंड्स आपका कि अंटार्कटिका जो अधिनियम है वो किस भारतीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके अंतर्गत आपका अंटार्कटिका अधिनियम है जो कि आपका आता है। इसके जो मंत्री हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्री के मंत्रालय के मंत्री वह आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। इसके अलावा संसद ने इस विधेयक को 2022 में पारित किया था, जिसका उद्देश्य आपका अंटार्कटिका पर्यावरण और आश्रित संबंधित पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए भारत को अपने राष्ट्रीय उपाय करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि विकल्पों में से मौलिक अधिकार को चुनना था। तो आपको मालूम होगा कि हमारे भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में जब मूल संविधान आपका बना था उस समय आपका 7 मौलिक अधिकार था, जिसमें से एक आपका संपत्ति का जो अधिकार है वो दोस्तों आपका 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय जो संविधान है उन मौलिक अधिकार से हटाकर आपका कानूनी अधिकार बना दिया गया था, और इसे अनुच्छेद 300 के क में इसे शामिल किया गया था। तो भारत में कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं उसको देख लेते हैं, उससे आपका आप ऑप्शन के अनुसार सही कर लीजिएगा। तो एक दोस्तों आपका है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आता है। दूसरा है दोस्तों आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत आता है। तीसरा है फ्रेंड्स आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत आता है। चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत आता है। पांचवा है आपका सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से 30 के अंतर्गत आता है। और छठा है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आता है। तो इनमें से ही आपका 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, 3 ऑप्शन इनमें से होंगे, एक ऑप्शन आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा। क्या था कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया था विकल्पों में से मौलिक कर्तव्य को चुनना है। मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य आपका दोनों ही आज आपका सेकंड शिफ्ट में आया था। तो मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे, मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो वर्तमान में आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसको जोड़ा गया था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से, लेकिन ज्ञात रहे जब आपका जोड़ा गया था तो उस समय आपका 10 मौलिक कर्तव्य था। एक जो मौलिक कर्तव्य है वो आपका 2002 में जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं
हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। बाद बाकी आपका ऑप्शन में क्या क्या दिया गया था आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा, ठीक है। तो पहला जो मौलिक कर्तव्य है वो दोस्तों आपका है कि संविधान का आपको पालन करना है, उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है। दूसरा जो मौलिक कर्तव्य है वह है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना है और उनका पालन करना है। इसके अलावा तीसरा आपका है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपका चौथा है देश की रक्षा करना है, आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवाएं भी प्रदान करना है। पांचवा है आपका धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं से परे भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है और महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग भी करना है। इसके अलावा छठा है देश की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना है और आपका संरक्षित करना है। इसके अलावा सातवां है आपका वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों का प्रति दया दिखाना है। इसके अलावा आठवां है आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा जिज्ञासा एवं सुधार की भावनाओं का विकास करना है। सातवां आपका है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा का त्याग करना। इसके अलावा दोस्तों आपका ये थे कि थोड़ा सा इधर उधर हो गया होगा, आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा अगला है व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना है ताकि राष्ट्र लगातार प्रयास और उपलब्धि के स्तर तक बढ़ सके। एवं जो लास्ट आपका 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वह है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अपने बच्चे या गार्जियन को शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। यह आपका 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों इसको सुधार कर लीजिएगा, ये 11 आपको नंबरिंग गलत हो गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो पूछा गया है कि पाल वंश ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, ठीक है। तो पाल वंश की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो पाल वंश है जो कि आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। तो राइट आंसर आपका विक्रमशिला हो जाएगा जो कि बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है। इसके अलावा पाल वंश के कौन से राजाओं ने किया था इस विश्वविद्यालय की स्थापना, तो धर्मपाल ने किया था। पाल वंश एक उत्साही बौद्ध शासक था, उसने विक्रमशिला तथा सोमपुरी नामक विश्वविद्यालयों की स्थापना भी की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया गुरु जयलक्ष्मी ईश्वर किस नृत्य से संबंधित है। तो गुरु जयलक्ष्मी जो ईश्वर हैं आपका भरतनाट्यम डांसर हैं, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। भरतनाट्यम की बात करेंगे तो तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु शास्त्रीय नृत्य के ये क्या है प्रतिपादक हैं, ठीक है। वह दूरदर्शन की श्रेष्ठ श्रेणी की कलाकार हैं, ICCR की पैनलबद्ध कलाकार भी हैं। वह संगीत नाटक एकेडमी के वरिष्ठ फेलोशिप पुरस्कार की प्राप्त करता भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो दोस्तों आपका हरियाणा है। तो हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर बात कर लेते हैं भारत में कितना लिंगानुपात है। तो भारत में 943 लिंगानुपात है। लिंगानुपात कहते किसको हैं, तो प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को ही हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। तो प्रति 1000 पुरुष पर जो महिलाओं की संख्या है भारत में वो आपका 943 है, ठीक है। लिंगानुपात भारत में हरियाणा में सबसे कम है, वहाँ का जो लिंगानुपात है आपका 877 महिलाएं हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो केरल राज्य का है, वहाँ पर जो लिंगानुपात है 1084 महिलाएं हैं, यानी कि 1000 पुरुष पर 184 यानी कि 84 महिलाएं वहाँ पर ज़्यादा ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पद्यानी जो नृत्य है किस राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका केरला हो जाएगा, ठीक है। पद्यानी एक कला रूप है जो कि संगीत, नृत्य, रंगमंच, व्यंग्य, चेहरे के मुखौटे और चित्रों का मिश्रण है। तो आपका राइट आंसर केरला हो जाएगा। इसके अलावा केरला के अन्य लोक नृत्य को देखें तो आपका एक थय्यम है, एक आपका तिरुवथिरकली है, चक्यार कुत्थु कुडियाट्टम है, ओट्टम थुलाल है, मोनियट्टम है, कथकली है, पद्यानी आदि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया था रोबिन उथप्पा को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा और कुछ होगा लेकिन स्टूडेंट के द्वारा यही भेजा गया था। तो हम बता दें कि रोबिन उथप्पा को कर्नाटक राज्य सरकार ने NIMHANS और नीति आयोग के साथ मिलकर जनवरी में कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया है। और भारतीय क्रिकेटर रोबिन उथप्पा को हाल ही में कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन में राज्य दिया गया होगा तो कर्नाटक आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया था फ्रेंड्स कि किस गवर्नर जनरल ने
आपका भारत में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त है जो कि शुरू किया गया था। ये जो आपका अस्थायी बंदोबस्त था जमींदारों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक समझौता था, ठीक है। समझौता किस प्रकार का था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच समझौता मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये जमींदारों को कहा गया था कि आप किसानों से क्या कीजिए, लगान को वसूलिए और हमको एक निश्चित मात्रा में इतना जो लगान है हमको अस्थायी बंदोबस्त के तहत दिया जाए, ठीक है। ये दोस्तों आपका व्यवस्था किया गया था। इसके अलावा लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो फोर्स के डायमेंशनल फार्मूला की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये आपका MLT-2, ठीक है। MLT-2 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा फोर्स यानी कि बल है, क्या है, तो किसी निकाय पर लगाने के बाद होने वाली अंत क्रियाएं जो निकाय की विश्राम की अवस्था या गति की अवस्था को बदल देता है अथवा बदलने की कोशिश करता है, वही बल कहलाता है। इसके अलावा बल F के द्वारा निरूपित किया जाता है और इसका जो ईसाई मात्रक होता है या ईसाई इकाई वो आपका न्यूटन जो कि N के द्वारा निरूपित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बजट है जो कि कब से कब तक पेश किया जाता है, ठीक है। तो बजट की बात करेंगे तो जो बजट है फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन में दिया गया था 1 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च तक, ठीक है। तो बजट का जो आपका अवधि होता है वो दोस्तों आपका वित्तीय वर्ष होता है और वित्तीय वर्ष का जो अवधि होता है वो दोस्तों आपका 1 अप्रैल से शुरू होकर आपका 31 मार्च तक है जो कि होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय बजट की बात करेंगे तो केंद्रीय बजट किसी वित्तीय वर्ष में होने वाले आमदनी और खर्चों से जुड़ा हुआ एक क्या है, तो दस्तावेज है, ठीक है। इस बात को भी आप लोग याद रख लीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वो पूछा गया था थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था। ये प्रश्न आपका थोड़ा सा लैंग्वेज कुछ और था लेकिन मिल नहीं पाया है, तो हम इस टाइप के प्रश्न को शामिल किए हैं। आशा करते हैं कि आपको इसका आंसर इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है आपका 1875 में किया गया था। किसने किया था, तो न्यूयॉर्क में मैडम HP वालास्की और कर्नल ऑलकोट ने किया था। 1882 में भारत में मद्रास अब जो कि चेन्नई हो गया है, पास में अड्यार्स में सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया था जिसके जो प्रधान बनी थी आपके एनी बेसेंट जी बनी थी, ठीक है। तो शायद आपका किसने किया था ये पूछा गया होगा, तो आपका वो राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसके अलावा एक आपका इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन देखने को मिला था, आपका ऑप्शन में M1, M2, M3 और M4 दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था फ्रेंड्स, मुझे तो आइडिया नहीं लग सका है, लेकिन जब हम लोग इकोनॉमिक्स में M1, M2, M3, M4 टर्म को देखते हैं तो ये दोस्तों आपका क्या है, तो भारत में मुद्रा का जो मापक है, ठीक है, मुद्रा का जो मापक है वो दोस्तों आपका M1, M2, M3 के द्वारा है जो कि किया जाता है, ठीक है। ठीक है, ये आपका मुद्रा मापन का पुरानी विधि है जो कि आपका 1977 में RBI के द्वारा लाया गया था। नई विधि आपका 1988 में भी लाया गया था जिसे हम NM2, NM1, NM3 कहते हैं। लेकिन आपका ऑप्शन में M1, M2, M3, M4 था, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। M1 में दोस्तों आपका कौन कौन सा मुद्राएं आता है, तो M1 में दोस्तों आपका एक तो आपका C+DD प्लस OD, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है दोस्तों C का मतलब होता है करेंसी, ठीक है। करेंसी पूरे पब्लिक के पास कितना है वो आपके आता है M1 में। इसके अलावा DD की बात करेंगे तो डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट आपके बैंकों से, ठीक है, बैंकों में कितना आपका जो डिपॉजिट किया गया है वो आता है। एंड OD की बात करेंगे फ्रेंड्स तो OD मतलब होता है ऑर्डर डिपॉजिट, ठीक है। ऑर्डर डिपॉजिट आपके RBI के पास, ठीक है, RBI के पास कितना है वो दोस्तों आपका M1 मुद्रा में ही आता है। तो C+D+OD से आपको याद रखना है। इसके अलावा M2 की बात करेंगे फ्रेंड्स तो M2 में कौन कौन सा मुद्रा आता है, तो M2 में दोस्तों आपका M1 तो आएगा ही आएगा प्लस पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट, ठीक है। पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में कितना पैसा है वो दोस्तों आपका M2 में आता है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट आपका सब कोई का नहीं होता है लेकिन कुछ कुछ लोग का होगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा किन किन लोगों का पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है, ठीक है। तो M2 मुद्रा में आपका M1 प्लस पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट में कितना रुपया है वो दोस्तों आपका M2 के अंतर्गत आता है। इसके अलावा M3 की बात करेंगे तो M3 में दोस्तों आपका M2 प्लस टाइम डिपॉजिट, ठीक है। टाइम डिपॉजिट करने का मतलब है दोस्तों आपका FD और RD, ठीक है। FD RD का मतलब है आपका, आप लोग फिक्स डिपॉजिट कराते होंगे वो आपका
M3 के अंतर्गत ही आता है। तो M2 आएगा प्लस टाइम डिपॉजिट, ठीक है, जो आपका टाइम के लिए कराया जाता है। तो आपका जैसे फिक्स डिपॉजिट हो गया, ये सभी दोस्तों आपका M3 में ही आएगा, ठीक है। इसके अलावा M4 की बात करेंगे तो M4 में M3 तो आएगा ही आएगा, साथ में पोस्ट ऑफिस में सभी जमाएँ, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में सभी जमाएँ की बात करेंगे तो देखिए, पोस्ट ऑफिस में आपका सिर्फ पैसा ही जमा नहीं होता है, पोस्ट ऑफिस में दोस्तों आपको और भी प्रकार की जो जमाएँ होती हैं वो आपका होता है, ठीक है। जैसे सरकार के द्वारा कोई भी आपका जो दिया जाता है वो दोस्तों आपका पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ही दिया जाता है। तो M4 में दोस्तों आपका M3 प्लस पोस्ट ऑफिस में सभी जमाएँ हैं जो कि दोस्तों आपका आता है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें से सबसे जो तरल है वो दोस्तों आपका कौन है, तो सबसे जो तरल है वो दोस्तों आपका M3 मुद्रा आपका सबसे तरल हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इससे आपका क्या प्रश्न है जो कि बनकर आपका आया था, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के 100% सटीक एनालिसिस आपको किसी भी एग्जाम का मिलता रहे सबसे पहले, ठीक है।